गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू डॉक्टर शाहीन क्लासेस। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है पीएचडी रेगुलेशंस, यानी पीएचडी 2009 रेगुलेशंस, पीएचडी 2016 रेगुलेशंस, पीएचडी 2022 रेगुलेशंस एंड पीएचडी 2026 रेगुलेशंस क्या है। एक्चुअली देखिए, जो रेगुलेशंस जो होते हैं वो एक्चुअली रेगुलेशंस जो है वो गाइडलाइंस है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो रेगुलेशंस है यह मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, ठीक है। और इनका मेन पर्पस होता है टू इनहेंस क्वालिटी एजुकेशन एंड टू गिव स्टैंडर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो ये है गया आपका रेगुलेशंस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपको पीएचडी 2009 रेगुलेशंस एंड पीएचडी 2016 रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, इनका क्या अमेंडमेंट हुआ है इसमें 16 में। फिर उसके बाद मैं बात करूंगी पीएचडी 2022 रेगुलेशंस, फिर पीएचडी 2026 रेगुलेशंस प्रेजेंट टाइम में अभी क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के मन में अक्सर ये सवाल आते रहते हैं जब वे यूजुअली फॉर्म फिलअप करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें आपका एक कॉलम मैंडेटरी होता है जिसको आप फिल करना होता है कि आपने जो पीएचडी करी है अगर तो कौन से रेगुलेशन से की है, उसमें ऑप्शन रहता है, यानी 2009 रेगुलेशन से की है, 2016 रेगुलेशन से की है, वट एवर ये क्वेश्चन आपको दिया, ये क्वेश्चन होता है और ऑप्शन उसमें फिल करना होता है जो पीएचडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो आज अगर आप ये वीडियो अगर देखेंगे पूरा आप लास्ट तक तो आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 9 रेगुलेशन क्या है, 16 रेगुलेशन क्या है, 22 में क्या अमेंडमेंट हुआ, फिर 26 यानी अभी का जो चल रहा है रेगुलेशन पीएचडी का, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या नहीं है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, पीएचडी 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी एडमिशन में जो रूल है वह है कि आपका 55% आपका जो है वह 55% जो है वह मार्क्स होना चाहिए पीजी में, ठीक है। पीजी में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, यानी कि मास्टर्स होना चाहिए। और इसके साथ इसमें आपको जो ओबीसी एससी एसटी है उनका 5% रिलैक्सेशन है। तो एडमिशन के लिए क्या होता था पीएचडी एडमिशन के लिए कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है। पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस में आपको इंटरव्यू, प्लस क्या है एंट्रेंस के साथ इंटरव्यू भी आपको अटेंड करने थे, तब आपको एडमिशन मिलता था क्लियर करने के बाद। लेकिन अगर यहाँ पर अगर नेट क्वालिफाइड होते थे तो क्या है कि उनको एंट्रेंस से उनको एग्जाम्शन होता था और वो जो है वह इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते थे। हालांकि उस टाइम में भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे वो एंट्रेंस लेना पसंद करते थे नेट स्टूडेंट्स को भी, लेकिन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो नेट स्टूडेंट्स हैं उनको रिटेन एग्जाम से एंट्रेंस में एग्जाम्शन था और उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता था किस चीज़ के लिए, सिर्फ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और वो क्लियर करने के बाद उनका एडमिशन मिलता था, ठीक है। तो हम पीएचडी 2016 के रेगुलेशन देख लिए। तो पीएचडी 2016 के रेगुलेशन में सेम रूल था, ठीक है, यही रूल है, यानी इसमें भी पीएचडी में एडमिशन के लिए 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, प्लस आपका अगर नेट क्वालिफाई है तो आप रिटन एग्जाम से एग्जेम्प्टेड है, अगर नेट नहीं है तो आपको एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू दोनों देने होते थे। और उसके बाद इसमें जो है पीजी में रिलैक्सेशन 5% एससी एसटी ओबीसी को होता था, यानी 55% पे पीजी में वो एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होते थे, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी है कि अगर कोई नेट क्लियर है तो उनको भी रिटन एग्जाम से एग्जाम्शन था और वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता था, फिर इंटरव्यू क्रैक करने के बाद उनको एडमिशन मिलती थी, ठीक है। तो ये आपको हो गया पीएचडी एडमिशन क्लियर, ठीक है। ये 2009 और 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये है। अब बात आती है कोर्स वर्क की, ठीक है। तो पीएचडी 2009 रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है उस टाइम भी कोर्स वर्क मैंडेटरी था, ठीक है। लेकिन क्या है कि उस टाइम यूजुअली क्या था कि वन सेमेस्टर भी चलता था, ठीक है। हालांकि ये सब कहने के लिए थे, नाम मात्र का, सिर्फ रूल्स तक ही था, ऐसा उस टाइम कोई स्ट्रिक्टली कोर्स वर्क होता नहीं था पीएचडी, ठीक है। ये 2009 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग
लोग एडमिशन लेते थे पीएचडी में और डायरेक्ट इस तरह से पीएचडी करना शुरू कर देते थे। ये कोर्स वर्क वगैरह कुछ नहीं होता था, बस रूल्स होता था, रूल्स में लिखा हुआ है बस हो गया, कुछ नहीं होता था स्ट्रिक्टली फॉलो ये सब। लेकिन पीएचडी 2016 रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर कोर्स वर्क जो है स्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा सा ना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाने लगा 2016 रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है कि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली बोलते थे कैंडिडेट्स को फॉलो करने के लिए, और वो टू सेमेस्टर यहाँ पर अगर होती भी थी किसी यूनिवर्सिटी में, अगर हो भी गई तो 1 सेमेस्टर होती थी। लेकिन 16 में क्या है कि रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 2 सेमेस्टर्स होते थे, ठीक है। दोनों सेमेस्टर में क्लासेस अटेंड करना है स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। अब ये कोर्स वर्क में आपको पता ही है कि बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए होते हैं पेपर का, अपने इंटरेस्ट के बेस पे आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर्स वर्क जो कि यूजुअली होता है 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब जो थर्ड है वह है आरएसी, ठीक है। तो आरएसी जो है किसके लिए है, जो कि पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। लेकिन ये 2009 के अकॉर्डिंग पहले आरएसी होती ही नहीं थी, ठीक है। अब जो है पीएचडी 2016 के अकॉर्डिंग जो है ये आरएसी को मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। यह मैंडेटरी हो गया आरएसी। अब आरएसी में क्या होता है कि आपको आरएसी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है, तो यहाँ पर जो है आपको एवरी 6 मंथ आपको 6 मंथली रिपोर्ट देनी होती है। आपके आरएसी मेंबर यहाँ पे बैठते हैं, आपको अपना रिसर्च प्रोग्रेस के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। उसके बेस पर वो आपको जज करते हैं कि आपका रिसर्च वर्क कैसा जा रहा है और क्या अमेंडमेंट की उसमें ज़रूरत है, ठीक है। इसमें आपको जो आरएसी मेंबर्स होते हैं यूजुअली 2 प्रोफेसर्स होते हैं, वो भी आपके डिपार्टमेंट के ही होते हैं, जो आपको टाइम टू टाइम आपको मेंटोर करने के लिए होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि जो फर्स्ट आरएसी होता है वो आपको 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर ऑफ पीएचडी एडमिशन के बाद होता है। यानी कि पीएचडी में जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद जो फर्स्ट आरएसी होती है वह 1 ईयर के बाद होती है, ठीक है। तो ये आरएसी जो हो गया आपका एक्चुअली जो है रिसर्च का आपका इवोल्यूशन होता रहता है कि क्या रिसर्च प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है। इसमें आपको हर 6 मंथ पर आपको देना होता है, ठीक है। आपको सुपरवाइजर को भी दिखाना होता है, आरएसी मेंबर्स को भी दिखाना होता है। हालांकि ये भी आरएसी जो है 2016 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मैंडेटरी तो कर दिया गया, लेकिन इसमें भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ इसको लाइटली लिया जाता था कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं आरएसी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है बहुत सारे, जैसे जामिया मिलिया है और बीएचयू है, जवाहरलाल नेहरू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ ये सब में ना आरएसी काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब है रिसर्च ड्यूरेशन। रिसर्च ड्यूरेशन क्या होता है 2009 रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए रिसर्च ड्यूरेशन जो है वह है मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 6 ईयर्स है पीएचडी करने का, ठीक है। यानी कि मिनिमम यानी कि अगर आप एमफिल है, एमफिल तो तब भी था क्योंकि एमफिल यूजुअली 1975 के अराउंड स्टार्ट हो गया था इंडिया में, जैसे कुछ जो हाई लेवल के यूनिवर्सिटीज़ थे वो स्टार्ट कर दिए थे, तो उस टाइम में भी था एमफिल। तो जो एमफिल कर लिए होते थे स्टूडेंट्स यूजुअली, तो वो 3 ईयर्स में एलिजिबल हो जाते थे सबमिशन के लिए, तो वो एलिजिबल थे तो वो कर सकते थे मिनिमम 3 ईयर्स। मैक्सिमम 6 ईयर्स में उनको पीएचडी थीसिस सबमिट करनी होती थी। लेकिन इसमें भी एक और रूल है जो आपको जानने की जरूरत है, इसमें +2 एक्सटेंशन, ठीक है, 8 ईयर्स तक सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सटेंशन 2 ईयर्स किसके लिए है, या फीमेल के लिए जिनको मैटरनिटी लीव मिलती है, प्रेगनेंसी का, चाइल्ड केयर का, या फिर वैसे लोग जो एब नॉर्मल हैं जिनको पुअर आई विजन या कोई ऐसा प्रॉब्लम है या मेडिकल फिटनेस की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा अनफिटनेस है बॉडी में, तो जिसके वजह से वो 2 ईयर एक्सटेंशन यानी मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ता है उन्हें, फिर एचओडी से परमिशन लेकर के तब और सुपरवाइजर से परमिशन लेकर के तब उनको 2 ईयर्स का एक्सटेंशन दिया जाता था और तब 8 ईयर्स का पीएचडी था, ठीक है। लेकिन वैसे जो है 3 to 6 था नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। अब हम 2016 के रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ भी मिनिमम 3 ईयर्स था और मैक्सिमम 6 ईयर है ना। यहाँ भी 2 ईयर्स था एक्सटेंशन, तो हम ले लेते हैं एक्सटेंशन वाले के लिए 8 ईयर्स हो गया, और विदाउट एक्सटेंशन जो मैक्सिमम ईयर है वो
6 ईयर्स है और मिनिमम 3 है, ठीक है। तो यहाँ भी जो एमफिल करके आते हैं तो वो 3 ईयर्स में पीएचडी सबमिशन कर सकते हैं, ठीक है। वो एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी थीसिस सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो पीएचडी 2009-2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो ड्यूरेशन है वो सेम ही है, ठीक है। अब हम बातें करते हैं पेपर पब्लिकेशन की। तो पेपर पब्लिकेशन की जो है वो यूजुअली 2 पेपर पब्लिकेशन मैंडेटरी था, जिसमें 1 जो था वह रेफ्रिएट जर्नल में मैंडेटरी था, ठीक है। 2 वैसे करना है पेपर पब्लिकेशन। जो दोनों रिसर्च पेपर जो होगा आपका वह आपके रिसर्च वर्क से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और 1 रिसर्च पेपर उसमें मैंडेटरी था जो कि रेफ्रिएट जर्नल में मैंडेटरी है। अब 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पेपर पब्लिकेशन यहाँ भी 2 मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ भी 1 रेफ्रिएट जर्नल में होना चाहिए। हालांकि इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहता है, कभी बोलते हैं कि यूजीसी लिस्टेड में पब्लिकेशन होना चाहिए, कभी कहते हैं पीयर रिव्यूड में होना चाहिए, कभी स्कोपस में, ये टाइम टू टाइम अमेंडमेंट इनका होता है। लेकिन 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग था कि 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करना था, जिसमें से 1 रेफ्रिएट जर्नल में मैंडेटरी था, ठीक है। नाउ आई कम टू पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन जो है वह आपका किसी भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार, मतलब ऐसा कॉन्फ्रेंस सेमिनार जो कि जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी ऐसे जगह पे आप कर रहे हैं जो कि यूजीसी स्पॉन्सर्ड हो, तब आप वहाँ पर आपको 2 रिसर्च पेपर वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है, वो भी आपको अपने रिसर्च वर्क से रिलेटेड, ठीक है। ये 2009 के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी था। अगर हम यहाँ देखें पेपर प्रेजेंटेशन की बात 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन किसी भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार जो कि यूजीसी स्पॉन्सर्ड हो तो उसमें प्रेजेंट करना मैंडेटरी था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2016 का। अब हम देखते हैं 2019 में क्या है, प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी कि अब आप जो सबमिशन के अब टाइम पे प्री पीएचडी सबमिशन होता है तो उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन देना होता है, जिसे हम कहते हैं प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन। यानी प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन 2009 रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मैंडेटरी था, ठीक है। यानी कि इसमें आपको पता है कि प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन में क्या है कि आपको अपने पूरे थीसिस को एक तरह से शॉर्ट प्रेजेंटेशन देना होता है। उसमें आपको सुपरवाइजर होते हैं, आपके जो आरएसी मेंबर्स होते हैं यूजुअली वो होते हैं। हालांकि इस टाइम आरएसी मेंबर्स नहीं था, तो आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं डिपार्टमेंट के वो होते हैं, एचओडी होते हैं, तो ये सारे लोग होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन जो है वो मैंडेटरी था, ठीक है। ये भी मैंडेटरी था यहाँ भी, यानी कि आपको प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन देना है, जो कि मैं आपको अभी बता दी हूँ। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि फ्रॉम पीएचडी एडमिशन से लेकर के और फाइनल अवार्ड तक क्या क्या प्रोसेस होता है, उस अगर आपको वो जानना है तो उसमें मैं सारा डिटेल कर दी हूँ कि प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन क्या होता है, पीएचडी प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, वाइवा वोसी कैसे होता है, आरएससी क्या होता है, वो मैं सारा एक्सप्लेन कर दी हूँ। एक मेरा प्लेलिस्ट भी है पीएचडी रिसर्च मटेरियल का, तो वहाँ आपको ये सब डिटेल में मिल जाएगा इसके बारे में। इसके बाद हम आते हैं थीसिस इवेल्युएशन। तो जो थीसिस इवेल्युएशन होता है वह एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा इवेल्युएट किया जाना चाहिए रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग। यानी कि जब पीएचडी थीसिस सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद यह एग्जामिनर के पास जाता है, तो जो 2 एक्सपर्ट उसको इवेल्युएट करते हैं, तो उसमें एक जो है इंटरनल होते हैं और एक एक्सपर्ट जो है कि आउटसाइड स्टेट होना चाहिए, एक्सटर्नल एक और एक इंटरनल होना चाहिए। ये मैंडेटरी था, ठीक है, थीसिस इवेल्युएशन के लिए। अब हम आते हैं पब्लिक वाइवा वोसी। यानी कि अब सबमिशन हो गया आपका और एक्सपर्ट का इवेल्युएशन भी हो गया। उसके बाद जब आपका लेटर आता है उसके बाद जो नंबर है वाइवा वोसी, तो जो वाइवा वोसी होता है वह 2009 रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पब्लिक वाइवा वोसी होना चाहिए। पब्लिक वाइवा वोसी यानी कि कोई भी अटेंड कर सकता है, यानी आपके डिपार्टमेंट से कोई भी इंसान आपको फ्री है, कोई भी रिसर्च स्कॉलर अटेंड कर सकता है, कोई भी प्रोफेसर अटेंड कर सकते हैं, आउटसाइड प्रोफेसर भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये आपका पब्लिक वाइवा वोसी जो है वह मैंडेटरी था
9 के रेगुलेशंस। अब 2016 के रेगुलेशंस में भी हम देखते हैं इसी तरह से थीसिस एवेल्युएशन जो था या मैंडेटरी था। इसमें 2 एक्सपर्ट्स इसमें भी इवेल्युएट करते हैं थीसिस को, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से 2009 के अकॉर्डिंग 2016 के रेगुलेशंस में भी पब्लिक वाइवा वोसी वॉज मैंडेटरी, ठीक है। इसमें भी पब्लिक वाइवा वोसी मैंडेटरी था, यानी कि कोई भी अटेंड कर सकता था। वाइवा वोसी को ओपन होना चाहिए, यानी कि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर आउटसाइड यूनिवर्सिटी भी कोई उसको अटेंड कर सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी सबमिशन ऑन शोध गंगा। ये भी मैंडेटरी था, यानी कि जब आप सबमिट करते हैं पीएचडी थीसिस को तो आप हार्ड कॉपी तो सबमिट करते ही हैं, लेकिन आपको सॉफ्ट कॉपी वीसीडी कैसेट भी आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये जो आपका थीसिस है वह शोध गंगा पे अपलोड करना मैंडेटरी था, ठीक है। उसी तरह से हम देख लेते हैं 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी सॉफ्ट कॉपी ऑफ जो पीएचडी थीसिस है वो भी सबमिशन मैंडेटरी था शोध गंगा पे। यहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाने लगा 2016 से, ठीक है, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ थोड़ा लाइटली भी था। अब हम आते हैं इसमें जो एक मेजर चेंजेस है 2016 के रेगुलेशन में, वो सबसे बड़ा चेंजेस है पीएचडी सुपरविजन सीट्स। यानी कि इसमें एक रूल आ गया 2016 में कि जो सीट्स है पीएचडी का वह लिमिट कर दिया गया, यानी एक जो प्रोफेसर है 1 प्रोफेसर वह गाइड करेंगे 8 स्कॉलर्स को, और 1 एसोसिएट प्रोफेसर विल गाइड 6 स्कॉलर्स एंड 1 असिस्टेंट प्रोफेसर विल गाइड 4 रिसर्च स्कॉलर्स। तो यहाँ पर सीट लिमिटेड कर दी गई मेंटोर के अंदर, ठीक है। जो आपका पीएचडी कराते हैं प्रोफेसर्स उनके अंदर ये सीट्स लिमिटेड कर दी गई। तो ये आपका इसमें ये मेजर चेंजेज आ गया 2016 के रेगुलेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी आगे देख लेते हैं कि अब 2022 में कुछ अमेंडमेंट आया है, ठीक है। मेजर अमेंडमेंट वो हम देख लेते हैं। तो मेजर अमेंडमेंट जो था 2002 के रेगुलेशन में, ठीक है, 2022 रेगुलेशंस में जो है यहाँ पर ना एमफिल को बंद कर दिया गया। अब इतने दिनों से जो एमफिल आ रही थी, नो एमफिल। 2022 रेगुलेशंस में जो न्यू अमेंडमेंट जो किया गया 16 के बाद, तो इसमें जो मेजर चेंजेस है 2022 में कि इसमें एमफिल को हटा दिया गया, एमफिल को खत्म कर दिया गया। यहाँ मतलब आपको डायरेक्ट पीएचडी करना है, ठीक है, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यानी कि इसमें पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन है 2022 रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन का ये मतलब नहीं है कि सीधे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी में पीजी के बाद, यानी कि एमफिल नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। जैसे कि मैं आपको 9 रेगुलेशन 16 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बताई हूँ कि आपको पीजी में जो है वो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, और उसके बाद आप एंट्रेंस के लिए एलिजिबल है। एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू होता है। फिर उसी तरह से अगर आप नेट क्लियर है तो यहाँ भी जैसे 9 में अगर नेट क्लियर है, 16 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर नेट क्लियर है, 2022 में भी यही है कि अगर आप नेट क्लियर है या पहले से एमफिल क्लियर है तो आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और आप अगर इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है पीएचडी 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 16 और 22 के अकॉर्डिंग कि अगर आप इस रेगुलेशन से पीएचडी करते हैं 2009 के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आप जो मेजर है फायदा इसका सेट स्लेट, ठीक है, इससे आप एग्जेम्प्टेड है। यानी कि अगर आप पीएचडी 2009 के अकॉर्डिंग अगर पीएचडी आप क्लियर करते हैं, आपका अवार्ड होता है, तो आपको नेट से एग्जेम्प्टेड है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म होता है उसके फिल करने के लिए आप एलिजिबल है विदाउट नेट सेट स्लेट। यानी आपको नेट सेट स्लेट की ज़रूरत नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म फिलअप करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 2009 के अकॉर्डिंग। 2026 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी यही है कि अगर आप 2020
2016 के अकॉर्डिंग अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप नेट सेट स्लेट से एग्जेम्प्टेड है। यानी कि अगर इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग 16 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने पीएचडी की है तो आपको नेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सेट स्लेट से आप एग्जेम्प्टेड है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 2022 का भी रेगुलेशंस यही कहता है कि आप जो दे सकते हैं जो नेट एग्जाम अगर आप को करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं चाहते नेट एग्जाम देना तो आप मत दीजिए। नेट सेट स्लेट आप अगर पीएचडी अवॉर्डेड है तो आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब रहा 2026, ठीक है, तो ये जो 2026 अभी जो प्रेजेंट जो रेगुलेशन चल रहा है उसमें जो है वह 2022 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसी को फॉलो, पूरा रूल्स वही फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि आप पीएचडी एडमिशन के लिए वही 55% एंड पीजी में मार्क्स होना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम देना है, कोर्स वर्क आपको करना है, आरएससी करना है, रिसर्च ड्यूरेशन आपको वही है 3 to 6 है और मैक्सिमम 8 ईयर्स है। पेपर पब्लिकेशन आपका होना चाहिए 2 और पेपर प्रेजेंटेशन 2 है। प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन इज मैंडेटरी। थीसिस इवैल्यूएशन मस्ट बी इवैल्यूएटेड बाय 2 experts, 1 internal and 1 external. Public evaluation is mandatory. A soft copy submission on शोधगंगा इज मैंडेटरी एंड पीएचडी सुपरविजन सीट्स जो है वह लिमिटेड है। जैसे मैं आपको बताई हूँ 2016 के कि एक प्रोफेसर जो है 8 रिसर्च स्कॉलर को करा सकता है, गाइड कर सकता है पीएचडी, और एक एसोसिएट प्रोफेसर 6 को करा सकता है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर 4 स्कॉलर्स को पीएचडी गाइड कर सकता है। सो ये है आपका टोटल आपको एक्सप्लेनेशन 2009 रेगुलेशन, 2026 रेगुलेशन, 2022 रेगुलेशन एंड 2026 रेगुलेशंस। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा इन रेगुलेशंस को लेकर के। थैंक यू।